हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का हम लोग लास्ट पार्ट देखेंगे। ये हमारा पार्ट 5 है। इस पार्ट 5 के साथ ये चैप्टर हमारा, जो कि एक बड़ा चैप्टर है, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का साबुन और अपमार्जक, है ना। साबुन और अपमार्जक, साबुन जो आप अपने बॉडी में लगाते हो नहाते समय, अपमार्जक आप जो सर्फ एक्सल जैसे जो डिटर्जेंट है वो इस्तेमाल करते हो, तो उसमें क्या है, अपमार्जक ही है। अपमार्जक को ही हम लोग इंग्लिश में डिटर्जेंट बोलते हैं। एक्टिविटी 4.1 से समझाया गया है आपको साबुन और अपमार्जक को। इस टॉपिक के लिए 3 आपको एक्टिविटीज पढ़नी है। दोनों में एक दोनों में मतलब ये टेस्ट ट्यूब है ए, टेस्ट ट्यूब बी, दोनों में 10-10 ml पानी लिया गया है और कहा जा रहा है दोनों में एक बूंद तेल, जिस तेल का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में करते हैं उस तेल को डालिए। राइट। प्रश्नावली बी में साबुन के घोल की कुछ बूंद डालिए। ये जो प्रश्नावली ए है इसमें पानी है, इसमें पानी है, तेल है, और इस वाले में पानी है, तेल है, और क्या है, साबुन का घोल है। ठीक है, साबुन का घोल है। दोनों प्रश्नावलियों को समान समय तक जोर जोर से हिलाइए। मान लीजिए कि आपने 5 मिनट तक ए और बी दोनों को हिलाया। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों प्रश्नावलियों में आप तेल एवं जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं। अच्छा, हिलाने से पहले ये जो आपने तेल डाला था, तो हम जानते हैं तेल और पानी ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, दोनों अघुलनशील द्रव है, दोनों मिक्स नहीं होते हैं। तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, है ना। ऐसे लेयर्स में ये आ जाएंगे, नीचे पानी और ऊपर में तेल। तेल पानी से हल्का होता है तो तेल ऊपर मिलेगा, पानी नीचे। स्टार्टिंग में जब हमने तेल डाला था उस समय। अब कहा जा रहा है कि दोनों प्रश्नावली को हिलाना है। तो जब हम हिलाएंगे, मान लीजिए 5 मिनट के लिए या फिर 3-4 मिनट के लिए, समान समय के लिए दोनों को हिलाना है। हिलाने के बाद जब हम तुरंत बंद कर देंगे हिलाना, तो हम तुरंत के तुरंत नहीं देखेंगे कि तेल और जल 2 अलग अलग परत में आपको दिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या हिलाना बंद करने के बाद दोनों प्रश्नावलियों में आप तेल एवं जल की परतों को अलग अलग देख सकते हैं? नहीं, तुरंत के तुरंत तो दिखाई नहीं देने वाली है, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद जो है इस वाले में, प्रश्नावली ए में जिसमें साबुन का घोल नहीं है, उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि तेल और पानी जो है वापस से अलग अलग परत में आ गए हैं। कुछ देर तक दोनों प्रश्नावलियों को स्थिर रखिए एवं फिर उस पर ध्यान दीजिए। क्या तेल की परत अलग हो जाती है? प्रश्नावली ए में अलग हो जाएगी, लेकिन अच्छा, प्रश्नावली बी में भी अलग जो है ये तेल और जल की परत जो है अलग हो जाएगी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं, क्योंकि इसमें हमने साबुन को घोला हुआ है। साबुन जो है, तेल जो है पानी में मिक्स नहीं होता है, लेकिन साबुन जो है तेल को मिक्स करवा देता है। साबुन का घोल जो है तेल को पानी में कुछ हद तक जो है मिक्स करवा देता है। इस वाले में तो आपको अच्छे से दिखेगा, तुरंत के तुरंत कुछ समय के बाद जो है तेल और पानी दोनों अलग अलग परत में आ जाएंगे, लेकिन इस वाले में अलग अलग परत आने में टाइम लगेगा, लेकिन उतने अच्छे से आएगा भी नहीं, क्योंकि कुछ हद तक तेल जो है पानी में घुल जाएगा इस साबुन के कारण। ये पूरा ना एक कोलाइड बनता है जिसे हम लोग इमल्शन बोलते हैं। ठीक है, इमल्शन इस वाले केस में। राइट। तो तेल जो घुल नहीं रहा था पानी में, इसको घोलने में हेल्प जो है ये साबुन करेगा। फिर भी उतनी अच्छे से तो नहीं घुलेगा, लेकिन हम इसका आंसर यस लगाएंगे। ठीक है, कि हाँ तेल की परत जो है अलग हो जाती है। ऐसा किस प्रश्नावली में पहले होगा? तो ए में पहले होगा, क्योंकि उसमें साबुन का घोल नहीं है। बी में अच्छा खासा टाइम लगेगा, फिर भी उतने अच्छे से लेयर्स में ये नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें साबुन का घोल है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश मैल, कपड़े पे जो मैल होता है उसकी बात की जा रही है। अधिकांश मैल जो होते हैं वो आपके ऑयली होते हैं, तैलीय होते हैं। और आप जानते हैं तेल पानी में अघुलनशील है, तेल पानी में मिक्स नहीं होता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं।
हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में भी चर्चा किया था। ये साबुन है, ये सारे साबुन के अणु आपको दिखाए गए हैं, अलग अलग प्रकार के साबुन के अणु आपको दिखाए गए हैं। इसमें आप देखते हो कि ये कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। और ये सॉल्ट किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? ये सोडियम सॉल्ट है। यहां पर जो एग्जांपल है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले, लंबी श्रृंखला मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। अच्छे से अपने दिमाग में छाप लीजिए ये। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो इसमें आपको ये आयनिक भाग दिखाया जा रहा है। जैसे ये चीज आपको दिखाया जा रहा है, इस R के स्थान पर कार्बन की लंबी श्रृंखला ये है, ये है, ये है इस R के स्थान पर। तो ये तो नॉन आयनिक पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये तो नॉन आयनिक पार्ट है। लेकिन ये तो आयनिक पार्ट है, ये आयनिक पार्ट है, आयनिक भाग है, और ये नॉन आयोनिक पार्ट है, ये नॉन आयोनिक पार्ट है, ये आयनिक पार्ट है, राइट। तो कहा जा रहा है साबुन का जो आयनिक भाग है वो किसके साथ क्रिया करेगा? जल के साथ। ये जो आयनिक पार्ट है ये जल के साथ अपना संबंध बनाएगा, रिएक्ट करेगा बोल सकते हो। जबकि कार्बन श्रृंखला, ये जो मैंने R लिखा है, इस कार्बन श्रृंखला के आधार पर ये तेल से क्रिया करती है। ये किससे? तेल के साथ कंबाइन होगा, और ये किससे? जल के साथ कंबाइन होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी कि जो साबुन का अणु होता है उसमें दो प्रकार के आपको एंड्स दिखाई पड़ते हैं, दो प्रकार की सिराएं होती हैं। एक जो जल के साथ क्रिया करती है, दूसरा जो तेल के साथ क्रिया करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं। होता क्या है कि जो मैल होता है, यहां पर देखो जो मैल है, पहले आप इसको समझ लो। यहां पर आपको ऐसे दिखाया गया है ना, आपको ऐसे दिखाया गया है। ये पार्ट जो है इस आयनिक पार्ट को दिखा रहा है ना। ये पार्ट जो है किसको दिखा रहा है? आयनिक पार्ट को दिखा रहा है, इस वाले पार्ट को दिखा रहा है। और ये पूंछ है, ये पूंछ किसको दिखा रहा है? इस नॉन आयनिक पार्ट को दिखा रहा है, इस हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को दिखा रहा है। तो होता क्या है कि जब हम साबुन को कपड़े पर रगड़ते हैं तो कपड़े पे जो मैल होता है वो तैलीय ही होता है ना। अधिकांश जो मैल होते हैं तैलीय होते हैं, यही पहली लाइन थी। तो होता क्या है, जब हम साबुन को रगड़ते हैं तो साबुन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है आते हैं, जल में आते हैं, और ये कुछ इस प्रकार की अरेंजमेंट जो है साबुन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इस प्रकार के। यहां पर देखो साबुन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो आयनिक पार्ट है वो जल के साथ क्रिया करते हैं, और जो नॉन आयनिक पार्ट है हाइड्रोकार्बन, ये जो कार्बन श्रृंखला वाला जो पार्ट है वो किसके साथ जाकर के अटैच हो जाएगा भाई? इस मैल के साथ। तेल की बूंद है तो अधिकांश मैल भी तैलीय होते हैं। तो आपको ये बहुत सारे जो है, बहुत सारे ऐसे आपको बहुत सारे साबुन के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, और यहां पर आपको दिखाया गया है कि जो कार्बन श्रृंखला वाला पार्ट है वो किससे जाकर अटैच हो रहा है? मैल से। और ये नॉन आयनिक, ये जो आयनिक पार्ट होगा ये किसके साथ जाकर के क्रिया करेगा? जल से। ठीक है, तो ऐसे जो है चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैल के चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं आकर के ऐसे अरेंज हो जाते हैं। समझे आप? इसको आप 3D में इमेजिन कीजिए। जैसे एक बॉल है, एक गेंद है, ठीक है। तो गेंद के सरफेस की तरफ, गेंद के सरफेस की तरफ भाई क्या है? ये आयनिक पार्ट है, और गेंद के सेंटर में मैल है, उधर की तरफ क्या है? पूंछ है, सारे मॉलिक्यूल की पूंछ है। इस वाले संरचना को हम लोग मिसेल बोलते हैं। इस वाले संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसेल बोलते हैं। मिसेल, ये याद रखेंगे आप। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं। यह मिसेल संरचना इसीलिए तैयार हो पाती है क्योंकि साबुन के जो अणु होते हैं उनमें दो टाइप के एंड्स होते हैं, एक आयनिक पार्ट वाला, दूसरा नॉन आयनिक पार्ट वाला। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आयनिक पार्ट और नॉन आयनिक पार्ट अगर नहीं होंगे, वैसे केस में मिसेल संरचना जो है नहीं बनने वाली है। जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा
आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। आयनिक सिरा कहाँ है भाई? बाहर की ओर है आयनिक सिरा। ये किसके साथ क्रिया करता है? ये जल के साथ। और जो ये नॉन आयनिक सिरा है वो तेल के कण के साथ। इससे पानी में इमल्शन बनता है, जो यहाँ पर मैंने आपसे बताया था इमल्शन बनता है। यहाँ पर इमल्शन बनता है। इमल्शन एक प्रकार है कोलाइड का, है ना, जैसे दूध अपने आप में एक इमल्शन है। इस प्रकार साबुन का मिसल मैल को पानी इस प्रकार साबुन का मिसल मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। होना चाहिए कि कपड़े से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, कपड़े से बाहर निकालने में मदद करता है। वैसे आप मान लीजिए कि कपड़े पर मैल है, सिर्फ पानी से धोएंगे तो मैल जो है नहीं निकलता है, लेकिन साबुन रगड़ने के बाद निकल जाता है। जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे आपने यहाँ पर देखा था, जो तेल घुल नहीं रहा था साबुन में, अब घुलने के लायक जैसा बना देता है ये साबुन। ठीक वही चीज़ है, पानी में ये मैल तो घुल नहीं रहा था जो कपड़े से हट जाए, तो साबुन ने क्या किया, लगभग घुलने जैसा बना दिया। तो गंदगी के, डर्ट के, मैल के चारों तरफ जो है ऐसे साबुन के मॉलिक्यूल्स आते हैं और गंदगी को, मैल को घेर लेते हैं और कपड़े से उनको निकालते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं निकलेंगे। समझो कि कुछ ऐसा हुआ कि पहले जोर से कपड़े को पकड़ कर रखा था मैल, अब जो है लूज हो चुका है। अब जो मैल का पकड़ है कपड़े के ऊपर अब क्या है, कमजोर हो चुका है। तो हम क्या करते हैं कि अच्छे से उसको ब्रश से रगड़ते हैं या फिर पीटते हैं, कपड़े को ऐसे ऐसे धोते हैं ताकि जो डर्ट है वो आसानी से निकल जाए। ठीक है, डर्ट जो है आसानी से, मैल जो है आसानी से निकल जाए। तो हमें कपड़े को पीटना पड़ता है, ब्रश से रगड़ना पड़ता है। ये करना जरूरी है ताकि जो फाइबर्स हैं उसके बीच में जो ये मैल है वो सब आसानी से निकल जाए। ठीक है, निकालने में आसानी जो है ये साबुन हमारे लिए कर देता है। क्या आप मिसेल की संरचना बना सकते हैं जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने से बनता है? हाइड्रोकार्बन में घोलने से बनता है। साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोलने से बनता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ पर वही तेल से है। ठीक है, मिसेल के बारे में कुछ बातें जो है आपको दी गई है बॉक्स के अंदर किताब में है। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरे के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। दो टाइप के एंड्स होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं, जैसे कि तेल में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। तो दो प्रकार की सिराएं हैं, एक को जल से प्यार है, जलरागी सिरा, जो आयनिक पार्ट वाला हो, जो आयनिक पार्ट है। ठीक है, जो आयनिक पार्ट है, ये जलरागी सिरा और ये जल विरागी सिरा। तो इसे हम लोग जल विरागी पूंछ भी बोल देते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल भी बोल देते हैं, है ना, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, जल विरागी पूंछ। और ये हाइड्रोफिलिक हेड, जलरागी सिरा और जल विरागी पूंछ, ऐसे ही बोल देते हैं। तो साबुन का जो अणु है उनके पास दो प्रकार के एंड्स हैं। एक जिसे जल से प्यार है उसे जलरागी सिरा बोलेंगे, एक जिसे किससे प्यार है भाई, हाइड्रोकार्बन से प्यार है या फिर तेल से प्यार है, मैल से प्यार है, उसे हम लोग जल विरागी बोलेंगे। ठीक है, वो जल से दूर भागेगा। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु, जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ यानी कि वही हाइड्रोफोबिक टेल जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? ऐसी व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। जल के अंदर कौन सा सिरा होता है? ये आयनिक सिरा होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छ बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छ के अंदर हिस्से में, जल विरागी पूंछ, ये जो क्लस्टर पूरा बना है, ये जो पूरा क्लस्टर बना है जिसे हम लोग मिसल बोल रहे हैं, आंतरिक हिस्से में होती है। कौन? ये पूंछ। जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर होता है, यानी कि बाहर की तरफ। ठीक है, मैंने आपसे कहा 3D में आप इमेजिन कीजिए कि एक बॉल है, एक गेंद है। गेंद की जो सतह होती है उधर की ओर कौन है? ये जलरागी सिरा, ये जलरागी सिरा। और सेंटर की तरफ कौन है? पूंछ है, यानी कि जल विरागी सिरा। इस संरचना को हम लोग मिसेल बोलते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। तैलीय
मैल मिसल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। यहाँ पर मिसल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। कोलाइड कौन सा? कोलाइड कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कोलाइड कौन सा है भाई? यहाँ पर कोलाइड है इमल्शन। तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। आयन आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। आयन आयन विकर्षण इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन सारे पर क्या है, ये सारे बॉल जो है कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है। तो इन सारे पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा? विकर्षण होता है। ठीक है, इनके बीच क्या होता है कि विकर्षण होता है, जिससे क्या होता है कि अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि साबुन का घोल बादल जैसा क्यों दिखाई पड़ता है, तो आप बोलेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण साबुन का जो मिसल होता है, ये जो मिसल बनता है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। ठीक, इमल्शन बनता है, कोलाइड बनता है साबुन के घोलने के बाद। ठीक, और ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, जलरागी सीरा, जलविरागी सीरा। यहाँ पर देखो आपको दिखाया गया है कि ये कपड़े पर एक मैल आपको दिखाया गया है। हमने साबुन को रगड़ा, तो देखो जो डार्क पार्ट है इस प्रकार से दिखाया गया आपको। ये जो डार्क पार्ट है ये जलरागी सीरा है जो जल की तरफ, और ये जलविरागी सीरा है जो मैल की तरफ। तो ऐसे साबुन के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो इस प्रकार से देखो ऐसे घेर लेते हैं मैल को और कपड़े से अलग कर देते हैं। हालांकि कपड़े पे लूज कर देते हैं हम लोग, हमें जो है कपड़े को रगड़ना पड़ता है, तब जाकर के वो मिसल जो है कपड़े से अलग होता है। राइट, और सारे जो मिसल हैं वो आ जाते हैं आपके सोल्यूशन में, और कपड़े से वो बाहर निकल कर सोल्यूशन में आ जाते हैं, इसीलिए पानी जो है वो गंदा हो जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। साबुन के बारे में अब तक आपको जो है पढ़ाया गया था। अब देखो एक्टिविटी 4.11 में क्या आपसे कहा गया है। अलग अलग प्रखनलियों में 10-10 ml क्या करना है? आसुत जल लेना है, या फिर वर्षा जल ले लो आप, एवं कठोर जल ले लो। कठोर जल कहाँ से मिलेगा? हैंड पंप से पानी ले लो या फिर कुएं का जल ले लो। दोनों में साबुन के घोल की कुछ बूंदें मिलाइए। दोनों प्रखनलियों को एक ही समय तक हिलाइए एवं उससे बनने वाले झाग पर ध्यान दीजिए। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों में 10-10 ml पानी लेना है, लेकिन पानी अलग अलग प्रकार के हैं। एक में आपको वर्षा जल ले लेनी है और दूसरे वाले में कौन सा? हैंड पंप से जो पानी आपने निकाला है या फिर कुएं जल से जो आपने पानी निकाला है। दोनों में कुछ बूंद साबुन के घोल डालने हैं, दोनों को हिलाने हैं अच्छे से, और बनने वाले झाग पर आपको ध्यान देना है। किस प्रखनली में अधिक झाग बनता है? किस प्रखनली में अधिक झाग बनता है? आप देखेंगे कि वर्षा जल वाले में जो है ज्यादा झाग बना है, लेकिन जो हमने कुएं से जल लिया है, हैंड पंप से जल लिया है, उसमें अधिक झाग नहीं बना है। ठीक है, किस प्रखनली में श्वेत दही जैसा अवक्षेप प्राप्त हुआ है? तो जिसमें हम लोगों ने कुएं का जल लिया है या फिर जिसमें हम लोगों ने कठोर जल लिया है, हार्ड वाटर लिया है, उसमें जो है दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, अच्छे से झाग नहीं बनता है। शिक्षक के लिए निर्देश, ये निर्देश हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। यदि आपके आसपास कठोर जल उपलब्ध नहीं है, हमसे कहा जा रहा है, टीचर से कहा जा रहा है, तो साधारण जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट, मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्लोराइड को घोलकर कठोर जल तैयार कर लीजिए। कहा जा रहा है कि अगर आपको कठोर जल नहीं मिल रहा है, कुएं का जल नहीं मिल रहा है, हैंडपंप से आने वाला जल नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कीजिए कि चलिए आप वर्षा जल ही ले लीजिए, लेकिन उसमें क्या करिए आप, उसमें आप घोल लीजिए हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सल्फेट, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट या फिर मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्लोराइड। जैसे मैग्नीशियम का सल्फेट ले लो, कैल्शियम का सल्फेट ले लो, या फिर मैग्नीशियम या कैल्शियम का क्लोराइड ले लो। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो आप कठोर जल, जो आप ये वर्षा जल लेंगे, साधारण जल जो आप आसुत जल लेंगे, साधारण जल जो लेंगे, सॉफ्ट वाटर जो लेंगे, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन्स होने चाहिए। मैग्नीशियम आयन क्या होता है? Mg2+, और कैल्शियम आयन क्या होता है? Ca2+। तो मैग्नीशियम या कैल्शियम सॉल्ट आपको उसमें घोल देने हैं ताकि उसमें मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन आ जाए। जब जल में मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, तब वो जल जो है कठोर जल होता है, और कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है। ठीक है, यहां पर देखो आपको ये व्हाइट दिख रहा है, यही है, दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। यहां पर देखो अच्छे से झाग नहीं आया है, अच्छे से झाग नहीं आया है। रीजन ये है कि यहां पर जो पानी रहा होगा ये कठोर पानी रहा होगा, हार्ड वाटर रहा होगा। हार्ड वाटर में क्या होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन्स होते हैं। एक्टिविटी 4.12 देखो क्या कहा गया है। 2 प्रखनलियां लीजिए और प्रत्येक में 10-10 ml कठोर जल डालिए।
दो आपको प्रश्नली लेनी है, दोनों में जो है कठोर जल ही है, दोनों में कठोर जल ही है। अब क्या करना है, एक में साबुन का घोल, साबुन के घोल की 5 बूंदे तथा दूसरे में अपमार्जक के घोल की 5 बूंदे डालिए। बॉडी में जो साबुन लगाते हो उसका घोल बनाइए, उसकी 5 बूंदे जो है डाल दो आप इस वाले में, मान लो ये ए है, और जिससे आप कपड़े साफ करते हो जैसे सर्फ एक्सल, इससे आप कपड़े साफ करते हो, इसका घोल बनाना है आपको और डाल देना है इस वाले में। दोनों प्रश्नलियों को एक ही समय तक हिलाएं। क्या दोनों में झाग की मात्रा समान है? क्या दोनों में झाग की मात्रा समान है? तो आंसर है नहीं, झाग की मात्रा समान नहीं आने वाली है, क्योंकि कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है, वो कुछ ऐसा अवशेप बनाएगा, इसको हम लोग स्कम बोलते हैं। किस प्रश्नली में दही जैसा ठोस पदार्थ बनेगा? तो मान लो कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने डिटर्जेंट मिलाया था, इसमें सोप मिलाया था, तो किस प्रश्नली में दही जैसा कठोर पदार्थ बनता है? तो ए में। क्या दोनों में झाग की मात्रा समान है? नहीं। अब आइए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जो डिटर्जेंट है वो अच्छे से झाग बना लेता है, चाहे वो सॉफ्ट वाटर हो चाहे वो हार्ड वाटर हो। डिटर्जेंट को फर्क नहीं पड़ता कि हार्ड वाटर है या नहीं है, ये हार्ड वाटर रहे या फिर सॉफ्ट वाटर रहे, दोनों में अच्छे से ही झाग बनाता है। लेकिन साबुन को फर्क पड़ता है, साबुन को चाहिए अच्छे से झाग बनाने के लिए सॉफ्ट वाटर, ना कि चाहिए हार्ड वाटर, ठीक है। साबुन को क्या चाहिए? सॉफ्ट वाटर चाहिए, हार्ड वाटर में साबुन झाग नहीं बनाता है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डिटर्जेंट में ऐसा क्या होता है कि वो अच्छे से झाग बना लेता है, साबुन हार्ड वाटर के साथ भी, लेकिन सोप नहीं बना पाता है। अभी आपने देखा कि जो साबुन होता है, साबुन में आपने देखा कि साबुन जो है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। यहां पर देखो सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, किसका है? लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है उसमें जो सॉल्ट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं होता है, किसका होता है? सल्फोनिक एसिड का होता है। देख रहे हो, ये सल्फोनिक एसिड है, यानी यहां पर सीन कुछ ऐसा है, ROSO3 माइनस, ये सीन बन रहा है कुछ, ठीक है। सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है, सल्फोनिक एसिड, ये अंतर है, राइट। क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ, जिसे अस्कम यहां पर कहा जा रहा है, जमा रहता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। जैसे कि मान लो कि जो कठोर जल है उसमें कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, तो अगर ये क्लोराइड्स हैं मतलब कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं उनमें, तो ये जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं, ये किससे अभिक्रिया करते हैं? ये अभिक्रिया करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से, जो जल में होता है। अभिक्रिया करने के बाद ये अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, अभिक्रिया करने के बाद ये अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम आयन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और यहां पर देखो ये माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज मैग्नीशियम कैल्शियम आयन के ऊपर है, ये माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में अभिक्रिया हो जाती है, इनके बीच में अभिक्रिया हो जाती है, और अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है वो जल में अघुलनशील होता है, वही हमारा अस्कम होता है। ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है झाग बनाने के लिए। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। होता यह है कि जो कैल्शियम आयन है, जो मैग्नीशियम आयन है, वो इस वाले पार्ट से, यानी सल्फोनिक एसिड का जो एनायन वाला पार्ट है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। और याद रखिए, सल्फोनिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़ा था कि कमजोर अम्ल है, लेकिन सल्फोनिक अम्ल जो है मजबूत अम्ल है, मजबूत अम्ल है। इसीलिए सल्फोनिक एसिड से जो है साबुन नहीं बनाया जाता है जो हम अपने स्किन पे लगाते हैं,
क्योंकि मजबूत अम्ल से बना हुआ है, मजबूत अम्ल से बना हुआ है, तो ऐसे में जो हमारी स्किन है वो डैमेज हो सकती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं उसको आप कभी बॉडी पर ना लगाएं, क्योंकि कपड़े धोने वाले जो साबुन होते हैं उनमें सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं। जो हम लोग बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कमजोर अम्ल है। तो जो सल्फोनिक एसिड है, जो सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं किससे, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन से। सॉल्ट्स में भी ये जो आयनिक पार्ट होता है, ये नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्ट होता है वो रिएक्ट नहीं करता है किससे, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से। इसीलिए कोई अघुलनशील पदार्थ नहीं बनता है और अच्छे से झाग आता है। अघुलनशील पदार्थ नहीं बनते हैं, इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। तो इसमें जो है इसी अपमार्जक का इस्तेमाल किया गया होगा। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो चुका है। चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, यहीं तक आपको पढ़ना था। साबुन और अपमार्जक के बारे में ही आज का हमारा टॉपिक था। इसके बाद जो भी है अब केवल प्रश्न है। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? नहीं बता सकते हैं। कठोर जल है या नहीं है हम ये नहीं बता सकते हैं। डिटर्जेंट के इस्तेमाल से नहीं बता सकते हैं, साबुन के इस्तेमाल से बता सकते हैं, क्योंकि साबुन जो है कठोर जल में झाग नहीं देगा, लेकिन जो जल कठोर नहीं होगा उसमें अच्छे से साबुन झाग देगा। लेकिन जो डिटर्जेंट है कठोर जल रहे या ना रहे अच्छे से झाग देगा, तो नहीं बता सकते हैं। लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडी से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि देखो मिसल तो बन चुका है, मिसल कपड़े के ऊपर जो है गंदगी के चारों तरफ जो है मिसल बन चुका है। अब क्या करना है कि उस मिसल को कपड़े से हटाना है, और मिसल के अंदर ट्रैप वो गंदगी है। तो जब हम मिसल को कपड़े से हटाएंगे वो गंदगी भी वहां से हट जाने वाली है, और फाइबर्स के बीच में वो गंदगी जो है ट्रैप्ड होती है, तो वो आसानी से नहीं हटेगी। उसको जब हम रगड़ते हैं तब जाकर वो गंदगी जो है कपड़े के बीच जो फंसी होती है वो निकल जाती है। मिसल निकलती है कपड़े से, मिसल के बीच में ही क्या ट्रैप्ड है, वो गंदगी होती है। इसलिए पीटना जो है आवश्यक है। अब किताब के आखिरी में जो एक्सरसाइज दिया गया है उसमें दिए गए हैं कुछ प्रश्न, उन सारे को कवर कर लेते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, संरचना बनाएंगे, है ना। एथेन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। अच्छा, एथ का मतलब 2 कार्बन होता है, और एन है एल्केन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन चैन बनाएंगे और बाकी जगहों पर हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। कितने सहसंयोजक आबंध है? तो यहां पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 7 सहसंयोजक आबंध है। ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह, अब देखो ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन तो आपको याद होगा ऑन कीटोन है। ये ब्यूटेनॉन क्या है, कीटोन है। कीटोन का ये फंक्शनल ग्रुप होता है, क्योंकि ब्यूटेनॉन है तो एक एक कार्बन पहले हम लोग दोनों साइड जोड़ते हैं। अभी ये प्रोपेनॉन हुआ है, एक कार्बन और बढ़ा देंगे, ब्यूटेनॉन हो गया, तो ये कीटोन है। ठीक है, कीटोन। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, अल्कोहल होता है OH, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, ठीक है, और कीटोन CO। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि जो ईंधन है पूरी तरह से जल नहीं रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, अपूर्ण दहन हो रहा है। तभी ऐसा होता है, अपूर्ण दहन होता है तो पीली ज्वाला के साथ काला धुआं उत्पन्न होता है। CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। तो ये है क्लोरोमीथेन। अगर हम इसकी संरचना बनाते हैं तो देखो मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाया गया है और क्लोरीन को जोड़ा गया है। तो सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। कैसे समझाएंगे आप? देखो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है।
कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन ने क्या किया भाई, कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर दी और एक क्लोरीन के साथ साझेदारी करके अपना ऑक्टेट पूरा किया। इसी प्रकार ये जो हाइड्रोजन है, प्रत्येक हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए कार्बन के कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, साझेदारी करता है। हाइड्रोजन के प्रत्येक एटम्स, यानी ये तीनों के तीनों एटम्स हाइड्रोजन के जो है कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके अपना डुप्लेट पूरा करते हैं। क्लोरीन जो है कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, और कार्बन 3 हाइड्रोजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो यही चीज आपको यहां पर बताना था कि कौन क्या कर रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथेनोइक अम्ल CH3COOH होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है आपको बनानी है, तो इसके लिए सबसे आसान क्या होता है कि पहले आप ऐसे संरचना बना लो, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, देखो कार्बन के पास जो बाह्यतम कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर इस प्रकार से बॉन्ड बना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने दिखा दिया है। हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ये कार्बन हम लोग लिखेंगे, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तभी डबल बॉन्ड बनेगा, और बाकी के भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया, और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, एथेनोइक अम्ल का, ठीक है। H2S है, H2S सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद है प्रोपेनॉन, इधर बना लेते हैं प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन अभी हम लोगों ने देखा कीटोन फैमिली, तो कीटोन फैमिली का जो पहला मेंबर होता है वही प्रोपेनॉन होता है, इसी को हम लोग एसीटोन भी बोलते हैं। यहां पर 3 हाइड्रोजन आएगा, यहां पर भी 3 हाइड्रोजन आएगा, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी वैलेंसी कंप्लीट है। तो अब हम संरचना सूत्र लिखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन कार्बन का। यहां पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए बना लेते हैं। यहां पर ये कार्बन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पर एक 4 है। ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दिखाते हैं। अब इस वाले कार्बन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन 3 है, ये हो गया हमारा प्रोपेनॉन, है ना, प्रोपेनॉन। F2 है, F2 के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया, नहीं Cl2 के बारे में चर्चा किया। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया F2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे बनेगा यहां पर, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो यहां पर सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहां पर हम लोगों ने बना लिया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन सारे का। अगला सवाल है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देखो, कार्बन यौगिक की एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार के आपके होते हैं क्या, प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शन ग्रुप, और जब हम उसमें ऊपर से नीचे आते हैं तो 2 लगातार सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है फॉर्मूले में, आणविक सूत्र में, और द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं लगातार आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, जिसके कारण उसका गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है। इतनी बातें जो है आपको समझानी थी। उदाहरण आपसे बोल रखा है, तो उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे कि मेथनॉल है, अल्कोहल समजातीय श्रेणी, एथेनॉल है, उसके बाद प्रोपेनॉल है,
उसके बाद ब्यूटेनॉल है, बस CH2 बढ़ाते जाओ आप, राइट। समजातीय श्रेणी उन यौगिकों की श्रेणी है जिनमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह यानी कि प्रक्रियात्मक समूह होता है। इनमें सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला और रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। हाँ, रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो समान होते हैं। तो आप बड़ी आसानी से ऐसे बोल सकते हो कि कार्बन यौगिक की एक ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिनके रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो लगभग एक समान होते हैं, और सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला भी जो है एक समान होगा। जनरल फार्मूला भी एक समान होगा। जैसे अल्कोहल समजातीय श्रेणी जो है इसका जनरल फार्मूला जो है CnH2n+1OH होता है, ये होता है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं याद रखना है। भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होने के कारण यह कहा जा सकता है कि क्रमशः अणुओं का आकार और द्रव्यमान बढ़ता जाता है। सही बात है, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे अणु का आकार बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, गलनांक और क्वथनांक बढ़ता जाता है। एथेनॉल है और एथेनोइक अम्ल है, उनके बीच जो है आपको अंतर बताना है भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर। एथेनॉल क्या है? अल्कोहल है, CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। और एथेनोइक अम्ल क्या होता है? CH3COH, ये एथेनोइक एसिड है। तो एथेनॉल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एथेनोइक एसिड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अभिक्रिया करता है, जल बनता है, लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। एथेनॉल सुखद गंध होती है और सिरके जैसी गंध आती है एथेनोइक अम्ल से। एथेनॉल लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जबकि एथेनोइक अम्ल अपने आप में अम्ल है, तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। एथेनोइक अम्ल है, स्वाद में खट्टा होगा और ये जलने जैसा स्वाद देता है एथेनॉल। एथेनोइक अम्ल का जो जलीय विलयन होगा विद्युत का चालन करेगा, एथेनॉल का जो जलीय विलयन होगा विद्युत का चालन नहीं करेगा। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है, ठीक है। जो कार्बन होते हैं और उनके यौगिक होते हैं उनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि भरपूर मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है हाई होती है और ये आसानी से उपलब्ध भी होते हैं। ये भी एक कारण आप बोल सकते हो। मेन कारण क्या है? अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। देखो, कठोर जल को साबुन से उपचारित करेंगे तो झाग जो है नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि कठोर जल में ये आयन होते हैं जो साबुन के साथ अभिक्रिया कर अघुलनशील लवण जो है, अघुलनशील पदार्थ बना देते हैं, जिसे हम लोग स्कम बोलते हैं, तो झाग नहीं बनता है, राइट। लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो कठोर जल के साथ भी झाग बनाते हैं क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट नहीं होते हैं, उसमें सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं, तो वहां पर इससे कोई अभिक्रिया जो है नहीं होती है, तो झाग अच्छे से बनता है। यदि आप लिटमस पत्र से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा? देखो, जो साबुन होता है हल्का क्षारीय होता है और क्षारीय विलयन क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देगा, ठीक है। नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने का काम जो है एसिड करता है, तो लाल लिटमस को नीला कर देगा साबुन का जो घोल होगा, क्योंकि साबुन जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो हाइड्रोजनीकरण क्या है? हाइड्रोजनीकरण एक एडिशन रिएक्शन है जहां आपने पढ़ा था कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। उत्प्रेरक लिया जाता है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकला, पंडित पटेल मैंने आपको बोला था, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जोड़ करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। इसी को हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो इसका जो है इंडस्ट्रियल यूज क्या है भाई? तो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, ठीक है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, अंग्रेजी में हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ये उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, दिए गए हाइड्रोकार्बन में किस में संकलन अभिक्रिया होती है? एडिशन रिएक्शन होती है। तो संकलन अभिक्रिया जो है होती है असंतृप्त यौगिकों में, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर आप इन सारे को देखेंगे
तो आपको ये चेक करना होगा किसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, किसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो एल्केन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, यानी जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। तो जो भी एल्केन है उसको काट दो, बाकी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, तो ये आंसर नहीं होगा। जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, तो ये भी कट जाएगा हमारा। इसमें देखो जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन है, इसमें जितना कार्बन उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन है, और इसमें जितना कार्बन उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं होगा, यानी केवल ये दोनों होगा। ठीक है, ये है प्रोपीन और ये है इथाइन। तो प्रोपीन और इथाइन असंतृप्त यौगिक है, तो इन दोनों में संकलन अभिक्रिया होगी। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। आपको पता करना है, टेस्ट करना है संतृप्त असंतृप्त कार्बन के बारे में। मान लीजिए मैंने आपको हाइड्रोकार्बन दिया, आपको नहीं पता है कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आप कैसे चेक करेंगे? तो एक टेस्ट होता है जिसे कहा जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यानी ब्रोमीन को जल में घोला गया है तो उसे हम लोग ब्रोमीन वाटर बोल रहे हैं, ब्रोमीन जल परीक्षण। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? देखो, ब्रोमीन वाटर जो होता है वो नारंगी भूरे रंग का होता है या फिर लाल भूरे रंग का भी होता है, आप बोल सकते हो। रेड ब्राउन कलर का होता है या फिर ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है। तो जब ब्रोमीन वाटर की आप अभिक्रिया करवाते हैं, किससे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है उससे, तो ब्रोमीन जल का रंग जो है नहीं बदलेगा, अभिक्रिया नहीं होगी। एल्केन से, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि संतृप्त, अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो ब्रोमीन वाटर जल का कलर चेंज नहीं होगा। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा तो ब्रोमीन वाटर का जो कलर है वो डिसकलर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ब्रोमीन जल का जो नारंगी भूरा रंग है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा टेस्ट है, ये याद रखिएगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये पता करने के लिए कि संतृप्त या असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, जो भी यौगिक है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या नहीं है। अगर है तो ब्रोमीन वाटर का कलर गायब हो जाएगा, अगर नहीं है तो ब्रोमीन वाटर का कलर जो एज इट इज रह जाएगा। लास्ट है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। साबुन जो है कैसे गंदगी को कपड़े से हटाता है, हम लोगों ने चर्चा किया थोड़ी देर पहले। भाई, इनके जो अणु होते हैं इनमें 2 सिराएं होती हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट को हम लोग हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं, जल रागी सिरा बोलते हैं, पानी की ओर आकर्षित होगा। और हाइड्रोफोबिक टेल होता है, जल विरागी पूंछ होता है, जो तेल की ओर आकर्षित होता है। जब साबुन पानी में डाला जाता है तो यह गंदगी के चारों ओर एक संरचना बनाती है जिसे हम लोग मिसेल बोलते हैं। मिसेल का अंदरूनी भाग चिकनाई को घेर लेता है और बाहरी भाग पानी में घुला रहता है। तो बाहरी भाग जो है यह हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है और अंदर वाला भाग जो गंदगी की तरफ होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। रगड़ने और धोने से गंदगी पानी में निकल जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। राइट, इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बड़ा सा चैप्टर है ये, और इस पार्ट 5 के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं एक नया चैप्टर में। थैंक यू सो मच।